students, welcome to the session of Arihant Padhaku. I'm your maths mentor Zoha Khanam. Students, this session is based on case studies question. Like आपने जो पैटर्न देखा होगा, सैम्पल पेपर बेसिक का भी सॉल्व किया है, सैम्पल पेपर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी सॉल्व किया है, मैंने करवाया है, आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी. आपको पता है वहाँ पे सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस यानी कि 8 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है, केस स्टडी आने वाली है. तो उसी की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो आज की है. ये सेशन आपका पूरा उसी पे बेस्ड है. ठीक है, तो आज हम जो केस स्टडीज़ देखने वाले हैं वो आपके लास्ट 4 चैप्टर्स की है. फर्स्ट 4 चैप्टर्स की केस स्टडी हम लोग पहले देख चुके हैं. ठीक है, ये आपके लास्ट 4 चैप्टर्स हैं बिकॉज आपके 8 चैप्टर्स ही टर्म 1 में इंक्लूडेड हैं. ओके, और जितनी भी वीडियोस टर्म 1 के चैप्टर्स की यानी कि 8 चैप्टर्स की है वो मैंने सेपरेटली बना के रखी हुई है. आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो लिंक मिल जाएगी. ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे जाके उन सारे चैप्टर्स की वीडियोस को भी देखें क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. ठीक है, सो ये आपके लास्ट 4 चैप्टर्स पे बेस्ड केस स्टडीज़ मैंने आज प्रिपेयर करके रखी है, जिसमें आपके चैप्टर्स के नेम हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी. ओके, सो दीज आर द लास्ट 4 चैप्टर्स. आज इन पे बेस्ड जितने भी केस स्टडीज़ पॉसिबल हैं फॉर योर प्रैक्टिस. दिस इज़ ओनली फॉर योर प्रैक्टिस. पैटर्न कुछ भी हो सकता है बट हाँ कुछ ना कुछ इससे सिमिलर ही पैटर्न होगा. ठीक है, केस स्टडी का मतलब ही है आपको एक केस दिया होगा, उसे आपको स्टडी करना होगा, देन इस पर बेस्ड आंसर्स देने होंगे. Okay, so let's move to the first case study, visit to a fete. Rahul goes to a fete in Mussoorie. There he saw a game having prizes. ठीक है, राहुल एक बॉय है जो कि मसूरी गया हुआ है जहाँ पे उसने एक फेट अटेंड की. वहाँ पे उसने देखा कि गेम खेलने पे आपको प्राइजेस मिल रहे हैं जो कि हैं वॉल क्लॉक्स, पावर बैंक्स, पपेट्स एंड वाटर बॉटल्स. द गेम कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स हैविंग कार्ड्स इनसाइड इट बेयरिंग द नंबर्स 1 to 200. ठीक है, गेम में क्या है, कार्ड्स रखे हुए हैं जिनमें नंबर्स, उन सारे कार्ड्स पे नंबर है 1 से लेके 200 तक. अ कार्ड एट रैंडम. नाउ द विनिंग प्राइजेस हैज द फॉलोइंग कंडीशंस. ठीक है, रैंडमली एक कार्ड सेलेक्ट करना है. तो ये देख के आपको, ये केस स्टडी देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस स्टडी किस चैप्टर से रिलेटेड है. तो ये रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हम लोगों ने कार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं. अब देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस है प्राइज जीतने की. सो द फर्स्ट कंडीशन कि वॉल क्लॉक आपको कब मिलेगी, अगर नंबर जो है आपने कार्ड जो सेलेक्ट किया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. यानी कि उस कार्ड पे एक नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपको क्या मिलेगा, वॉल क्लॉक मिलेगी. सिमिलरली पावर बैंक के लिए कंडीशन है कि अगर आपका सिलेक्टेड कार्ड पे जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है. ओके, पपेट कब मिलेगा, पपेट तब मिलेगा जब आपके सिलेक्टेड कार्ड पे नंबर 10 का डिविजिबल हो. वाटर बॉटल कब मिलेगी, वाटर बॉटल आपको तब मिलेगी जब आपका सिलेक्टेड कार्ड पे एक प्राइम नंबर हो जो कि 100 से बड़ा हो लेकिन 150 से छोटा हो. ओके, एंड द लास्ट कंडीशन बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये आपको कब मिलेगा, इफ द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज परफेक्ट क्यूब. क्लियर. अब हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस केस स्टडी पे बेस्ड हैं. सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी. ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस एक ही स्लाइड में इसलिए ले लिए बिकॉज आपके केस स्टडी, वरना मुझे हर स्लाइड में केस स्टडी पूरी लगानी पड़ती. ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए केस स्टडी को देखना ही पड़ेगा. सो मैंने एक ही स्लाइड में आपके सारे क्वेश्चंस ले लिए ताकि आपको भी ईजी रहे, मुझे भी ईजी रहे. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, अभी जो मैंने केस स्टडी पढ़ी उसके बेसिस पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है पपेट को विन करने की. सो पपेट की कंडीशन हमें क्या दी गई है, पपेट की कंडीशन में हमें दिया गया है कि कार्ड जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो 10 का डिविजिबल हो. अब हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, हमारे पास टोटल कार्ड्स है 200. सो 200 कार्ड में 10 से डिविजिबल होने वाले कार्ड्स कितने होंगे, 200 को डिवाइड कर लीजिए 10 से, यानी कि कितने कार्ड्स हो गए, 20 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि 10 से डिविजिबल होंगे. ठीक है, तो पपेट के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम आपको न्यूमरेटर में रखना होता है, टोटल आउटकम नीचे रखना होता है डिनोमिनेटर में. तो न्यूमरेटर में आपको फेवरेबल आउटकम रखना है, यानी कि कितने नंबर ऑफ पपेट्स हो सकते हैं, पपेट्स के लिए कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हो सकते हैं, सो कितने कार्ड्स हो सकते हैं, टोटल 20 में से आप कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो तो आपको पपेट मिलेगा. ठीक है, और टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम तो ये है कि हमारे पास टोटल 200 कार्ड्स है जिसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो 200 आपका कहाँ लिखा जाएगा, 200 लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में. क्या प्रोबेबिलिटी आई, 1/10. सो विच ऑप्शन इज राइट, सी इज द राइट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ वाटर बॉटल.
ठीक है। सो वाटर बॉटल की क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जो कार्ड पे नंबर होने चाहिए वो 100 से ग्रेटर होने चाहिए, 150 से लेस और प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लिखने पड़ेंगे, सारे प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास 100 के बाद। सो 101, 103, 107, 109। ओके, आफ्टर दिस वी हैव 109 के बाद आपका 10, 11 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, देन व्हाट वी हैव, या 13, 113 हो सकता है। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है। आफ्टर दिस आपके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, 17, 19, ये सारे डिविजिबल हैं। 21 ये भी डिविजिबल है। देन हो जाएगा 123, 123 डिविजिबल, यस 3 से डिविजिबल है, ये नहीं हो सकता। 123 के बाद आपके पास आ जाता है 127। ठीक है, 127 के बाद नेक्स्ट आपके पास है 131, 137 एंड 137 के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 139। इसके बाद आपके पास है लास्ट 149। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 100 से लेकर आपके कहाँ पे लाई करेंगे, 150 के बीच में लाई करेंगे। काउंट कर लीजिए कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वाटर बॉटल को विन करने की फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 1/20। विच ऑप्शन इज राइट, सी इज द राइट वन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ पावर बैंक। पावर बैंक आपको कब मिलेगा, पावर बैंक आपको तब मिलेगा जब आपने के पास जो कार्ड है उसमें 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, पावर बैंक आपको कब मिलेगा, जब आपके पास जो कार्ड है वो 3 का मल्टीपल हो। अब 3 के मल्टीपल तो 200 कार्ड में बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 3 से स्टार्ट किया, देन 6 होगा, देन 9 नंबर का कार्ड होगा लास्ट तक। सो 200 से पहले कौन सा कार्ड ऐसा होगा जो 3 का लास्ट मल्टीपल होगा। ठीक है, 200 नहीं हो सकता 3 का। 199 लास्ट कार्ड होगा इसके 200 के बाद, वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 198 है, यस 198, इसका मतलब लास्ट कार्ड आपके पास क्या होगा, लास्ट कार्ड आपके पास ये होगा। सो अब यहाँ से हम ये निकालेंगे कि हमारे पास 3 से मल्टीपल वाले टोटल कितने कार्ड्स हैं, बिकॉज हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम चाहिए। सो आप क्या करेंगे, 198 को डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ कार्ड्स मिल जाएंगे। कितने कार्ड्स मिले हमें, 66 कार्ड्स मिले। तो पावर बैंक को विन करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम है 66, टोटल आउटकम्स है 200, डिवाइड कर लीजिए, आपका क्या आंसर है 33/100। दैट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। या नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक को विन करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर, जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन। तो वॉल क्लॉक के लिए आपको क्या चाहिए, आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए 1 से 200 के बीच में। अब ये तो हमें सारे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 1 से 200 के बीच के चाहिए, दैट मीन्स हम 1 को इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज 1 भी तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 नंबर का भी तो कार्ड होगा ही होगा। ठीक है, सो फर्स्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर 1 हो गया, देन 4, आफ्टर दिस 9, ओके, आफ्टर दिस 16, देन 25, राइट, 6, 6, 36, 49, ओके, 8 का क्या हो जाएगा 64, 9 का क्या हो जाएगा 81, 10 का क्या हो गया आपके पास 100, देन 11, 121, ठीक है, 12 का क्या हो गया आपके पास 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। अब इसके बाद तो हम जा नहीं सकते बिकॉज 200 से ग्रेटर हो जाएंगे। काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so how many favorable outcomes are there for winning a wall clock? 14. And how many total outcomes? 200. Now you can divide this. Answer will be 7/100. So which option? First option is right. Okay. Now last question based on this case study. Let me again change the color of pen to purple. Okay. बेटर लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम के लिए ये कंडीशन गिवन है, क्या कह रहा है, कार्ड पे परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो सबसे पहले हम केसेस लिख लें कि परफेक्ट क्यूब के कितने इवेंट्स बन सकते हैं। सो फर्स्ट परफेक्ट क्यूब 1, देन आफ्टर दैट 8, 3 का क्यूब, परफेक्ट क्यूब तो वही होगा ना जो किसी नंबर का क्यूब हो। 3 का क्या क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्या क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब आपका बाहर चला जाएगा 200 से, तो उसे हम नहीं लेंगे। कितने केसेस बने 5 केसेस। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है 5, ओके, और टोटल कितने हैं 200, यानी कि आपके पास कितना बचे ऑप्शन, क्या बचा आंसर 1/5।
41st ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आंसर्स चेक कर लें फाइनल कि हमने सही आंसर्स लगाए हैं कि नहीं। सो फाइनल आंसर देखिए, फर्स्ट का आपका सी है, राइट है, 2 का भी सी है, करेक्ट, 3 का सी अगेन करेक्ट, 4th का ए ऑप्शन, 5th का ए ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी। सो सेकेंड केस स्टडी हमारी बेस्ड है रेस कॉम्पिटिशन के ऊपर। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, देयर इज अ रेस कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्पोर्ट अकेडमी सो दैट द स्पोर्ट्स कमिटी कैन चूज बेटर स्टूडेंट्स फॉर अ मैराथन। ठीक है, मैराथन के लिए अच्छे बच्चे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जाएं जो वहाँ पे जीत के आए, उसके लिए एक स्पोर्ट्स अकेडमी ने कॉम्पिटिशन रखा है सारे स्टूडेंट्स के बीच में। जो रेस ट्रैक है, दिस इज द रेस ट्रैक इन द अकेडमी इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose innermost circumference is 264। ठीक है, इसका इनर मोस्ट जो सर्कमफ्रेंस है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं सेंटर है, तो जो इनर मोस्ट सर्कमफ्रेंस है वो इस सर्किल की बात करी जाए। दिस इज नॉट द रेडियस, 264 इज नॉट द रेडियस, 264 इज द सर्कमफ्रेंस। तो सबसे इनर मोस्ट सर्कल आपका ये वाला है। ठीक है, जहाँ तक मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। एंड द आउटर मोस्ट सर्कमफ्रेंस इज 308 मीटर। ठीक है, सो आउटर मोस्ट अगर यहाँ से हम बात करें तो आउटर मोस्ट सर्किल कौन सा हो जाएगा ये, तो इस सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस दिया गया है वो आपको 308 मीटर दिया गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। पहला आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्किल। तो आउटर मोस्ट सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना था स्टूडेंट्स, 308 मीटर। अगर हम मान लेते हैं कि बाहर वाले सर्किल का जो रेडियस है, ठीक है, सी, अगर हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर के। होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यही हमें कैलकुलेट यहाँ से कैलकुलेट करना है। 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 308। ठीक है, आर यहाँ से निकल आएगा, कैसे निकल आएगा, 308 डिवाइडेड बाई 2 और पाई की वैल्यू रख दीजिए। मैंने आपको वीडियो में भी बताया जब मैंने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर पढ़ाया है कि अगर पाई की वैल्यू स्पेसिफिकली 3.14 दी है तभी रखिएगा, नहीं तो आप क्या रखेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू 22/7। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इज इट डिविजिबल, सो 11 से ये डिविजिबल है और ये आपका डिविजिबल है 28 टाइम्स। इज इट डिविजिबल अगेन, यस, 7 टाइम्स। ओके, सो 7 आपका रेडियस क्या आ गया स्टूडेंट्स, 49 मीटर आ गया। ठीक है, ये कैपिटल आर है। फिर आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्किल, तो इनर मोस्ट सर्किल के लिए हम क्या मान लेंगे, उसकी रेडियस थी 2 पाई आर और उसका सर्कमफ्रेंस कितना दिया गया था, सर्कमफ्रेंस आपको देखिए दिया है 264 मीटर। ठीक है, सो 264 मीटर लिख दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ से आपको सिमिलर मैनर में आप ये निकाल सकते हो स्मॉल आर। क्या करेंगे, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड करिए। ठीक है, ये कितने टाइम्स जाएगा, 22 टाइम्स जाएगा, सॉरी 12 टाइम्स जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करिए 6 टाइम्स, तो रेडियस कितना आ गया, 42 मीटर। क्लियर, नाउ फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक की विड्थ निकालनी, कितना चौड़ा है, तो चौड़ा निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला, रिंग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो विड्थ निकालने के लिए आप क्या करिए, कैपिटल आर से स्मॉल आर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या आएगा, 49 माइनस कितना था आपका दूसरा, 42, यानी कि 7 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस है बहुत इजी, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहचानना है कि केस स्टडी हमें किस चैप्टर से रिलेटेड पूछी जा रही है। बिकॉज अगर आप चैप्टर नहीं समझेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको सिर्फ केस स्टडी को समझ के ये समझना है कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड ये केस स्टडी है और हमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, रेस ट्रैक। अब आपको रेस की ट्रैक की एरिया निकालनी है। ठीक है, सो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रिंग का, ट्रैक यहाँ पे कैसा एक रिंग ही तो है, तो फॉर्मूला रिंग के लिए क्या हो जाता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब रख दीजिए वैल्यू, आपको कैपिटल आर भी पता है, स्मॉल आर भी पता है। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7। कैपिटल आर मीन्स 49 का स्क्वायर, स्मॉल आर मीन्स 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करने जा रही हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करने जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी से निकाल सकूँ। आइडेंटिटी कैसी, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार हम 49 में 42 को ऐड कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 81 आंसर आएगा, सॉरी 81 आएगा नहीं, 91 आंसर आएगा। ओके,
जस्ट रब इट, 91 आंसर आएगा। और एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 7 आंसर आएगा। सो दिस 7 इज मल्टीप्लाइड बाई दिस, कट गया ये। अब आपका क्या बचा, 22 को आपको सिर्फ 91 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे पता है कि ये ऑप्शन होगा। क्यों होगा भाई, जब यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट 2 है यहाँ पे और यहाँ 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 ही आएगा, तो 0 या 6 तो नहीं आ सकता ना। तो हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, हमें क्या पता चल गया, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द रेस ट्रैक इज ₹6 पर मीटर स्क्वायर। हर मीटर स्क्वायर पे 6 रुपये का खर्चा है, कॉस्ट है पेंट करने का। तो टोटल क्या कॉस्ट आएगी पूरे ट्रैक को पेंट करने की। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा है 6 रुपीज़ का, तो हमारा ट्रैक का एरिया कितना है, 2002 मीटर स्क्वायर। इसको पेंट करने का क्या आएगा, सिंपली क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 6 से। क्या आंसर आ गया आपके पास, 12 यानी कि 12012 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन। इतना खर्चा आएगा पूरे ट्रैक को पेंट करने के लिए। ठीक है, सो ये तो हमारे ऑप्शंस थे, मेरे ऑप्शंस थे क्योंकि मैंने सॉल्व किए हैं। अब फाइनल ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। सो फाइनल ऑप्शन चेक कर लीजिए। फर्स्ट का बी यस करेक्ट है, 2 का सी यस करेक्ट है, 3 का ए ऑप्शन, 4th का डी ऑप्शन, 5th का बी ऑप्शन। ओके, दिस इज द थर्ड केस स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, वैसे फिलहाल तो आपका ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। अभी हम ट्रायंगल चैप्टर आज के केस स्टडी में नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आइडिया मिल सकता है। जस्ट बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है तो हम समझ गए कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन होगा। फिर भी अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो हम अभी केस स्टडी पढ़ेंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, now what is the case study? It is related to an aeroplane. 2 aeroplanes leave an airport one after the other. एक के बाद एक 2 एरोप्लेन्स एयरपोर्ट को लीव कर रहे हैं। आफ्टर मूविंग ऑन रनअवे, वन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एंड अदर फ्लाइज ड्यू साउथ। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर ये 2 प्लेन्स हैं तो एक इस साइड जा रहा है, क्या नहीं सॉरी नॉर्थ इस साइड होता है, ऐसे तो आपको ईस्ट वेस्ट लगेगा, तो ये एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक इस साइड साउथ की तरफ जा रहा है। The speed of the 2 aeroplanes is 400 km per hour and 500 km per hour respectively. Considering PQ as runaway, देखिए यहाँ पे PQ को बोला गया है कि इसको कंसीडर करिए कि ये रनअवे है, ठीक है, and A and B are 2 points in the path followed by the 2 planes. तो A एक प्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो A उस नॉर्थ के पाथ में कोई एक पॉइंट है और B उस साउथ के पाथ में कोई एक पॉइंट है। उसके डिस्टेंसेज आपको पाथवे से दी गई हैं। अब इस बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पाथवे की लेंथ भी आपको दी गई है 1.6 किलोमीटर। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। सो ये मैंने फिगर यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया ताकि बार बार हमें लास्ट स्लाइड पे ना देखना पड़े। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड tan थीटा इफ एंगल APQ इज इक्वल टू थीटा। ठीक, तो APQ दिस एंगल इज गिवन थीटा। अब आपको निकालना क्या है, tan थीटा। अब यहाँ पे बात आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको। tan थीटा का फॉर्मूला अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो वहाँ पे tan थीटा क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, या तो एंगल के बेसिस पे होता है या फिर उनके रेशियो के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो अगर हम रेशियो के बेसिस पे बात करें तो tan थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे आपको डायमेंशंस दी गई हैं तो हम यहाँ पे रेशियो ही कंसीडर करेंगे, एंगल तो कहीं दिया नहीं गया। ठीक है, एंगल दिया जाता तो जस्ट थीटा की वैल्यू पुट करके टेबल याद होगी हमें एंगल वाली, हम तुरंत आंसर निकालेंगे। बट यहाँ पे डायमेंशंस दी गई तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रेशियोज लेने पड़ेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1.2, बेस क्या है 1.6। Now divide this, आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 3/4। सो डी ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड कॉट बी। क्वेश्चन कह रहे हैं कॉट निकालिए, वो भी बी, यानी कि अगर आपको बी दे दिया गया है तो अब आपका बेस एंगल क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ पे बेस क्या था, यहाँ पे बेस हमने ये इसलिए लिया बिकॉज थीटा आपका यहाँ था, बेस एंगल यहाँ था। बेस हमेशा वो साइड होती है जो बेस एंगल और 90 डिग्री के बीच वाले में होगी। सो 90 डिग्री इधर है, बेस एंगल आपका इधर है, तो नाउ दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। आई होप
यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो क्वाड बी क्या हो जाता है, क्वाड बी हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. नाउ व्हाट इज द बेस हियर, बेस इज 3 किलोमीटर, व्हाट इज परपेंडिकुलर 1.6. ठीक है, सो ये आपका क्या आंसर आएगा, पॉइंट रिमूव करिए, यहाँ आया 30. ठीक है, किससे डिवाइड होगा, 4 से नहीं, 5 से डिवाइड करिए, 15 टाइम्स 8 टाइम्स. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड tan A. tan A की बात कर रहा है, लेट मी चेंज द कलर. सो tan A की बात कर रहा है, इसका मतलब अब आपका बेस एंगल ये है, तो बेस कौन सी साइड हो जाएगी बेटा, बेस हो जाएगा ये. ठीक है, tan A क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या हो गया, अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर आपका 1.6 हो गया, बेस क्या हो गया 1.2 हो गया. इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 4/3. सो सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेक ए. सेक और ए, इसका मतलब इसी की बात कर रहा है. ए आपको, अभी हम इसी क्वेश्चन पे हैं, अभी हमें बेस इसी को लेना है. ठीक, अब सेक के लिए मैंने कहा था कि सेपरेटली सेक और कोसेक की याद करने की ज़रूरत नहीं है. कॉस याद करिए, कॉस का उल्टा सेक होता है. ठीक है, तो कॉस के लिए क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा. ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना है. ठीक है, बेस गिवन है, यस बेस गिवन है, क्या गिवन है 1.2. ठीक, अब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करिए. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, यानी कि 1.2 का स्क्वायर. ठीक है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1.6 का स्क्वायर. इसको ऐड करिए, क्या आंसर आएगा 144. ठीक है, पॉइंट है तो 1.44. यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2.16. एम आई राइट. 16 जस्ट चेक कर लेते हैं. 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 36, दिस विल बी 12. ओके, 256. ठीक है, 256 आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा. अब इसे आप ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा 4.00. ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये आया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2. दिस मीन्स आपको यहाँ पे 2 मिल गया, तो यहाँ पे भी आपको 2 मिल गई. नाउ रिमूव दिस पॉइंट, पुट इट हियर. दिस इज 20/12 डिवाइडेड, इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, सो 5/3. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. ओके, अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैम ये आपने किस तरीके से स्क्वायर निकाला, सो दिस इज अ ट्रिक. ठीक है, अगर आपको ट्रिक पढ़नी है कि इस तरीके से स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. नेक्स्ट मैं कभी भी स्क्वायर निकालूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ इस ट्रिक से स्क्वायर निकालते हैं. ओके, और नहीं तो अगर आप अपना बेसिक मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं. इतनी भी टाइम की कमी नहीं होगी आपके एग्जाम में कि आप अपने बेसिक मेथड से स्क्वायर ना निकाल सकें. दिस इज़ माई मेथड, जल्दी निकलता है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कोसेक बी. कोसेक बी की बात हो रही है. अगेन आप कोसेक बी की बात करेंगे, देखिए तो बी ये है, दैट मीन्स अब आपका बेस ये हो जाएगा. कोसेक मतलब किसका उल्टा, साइन का उल्टा. साइन का क्या हो जाता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, ना हाइपोटेन्यूज नहीं पता लेकिन परपेंडिकुलर पता है. परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, सो यहाँ आप रख दीजिए 1.6. अब हम क्या निकाल लें, हम निकाल लें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दें. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 2.56. बेस का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 9. ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आया 11.56. अब 1 अगर हम पॉइंट कंसीडर ना भी करें तो 1156 किसका स्क्वायर रूट है, मुझे नहीं आता, मुझे निकालना पड़ेगा. ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं. किस मेथड से निकाला जाता है, स्क्वायर रूट डिविजन मेथड से. क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, पीछे से लास्ट से आप पेयर बनाइए, तो 56 का पेयर बनेगा, 11 का पेयर बनेगा. ठीक है, पेयर हमेशा पीछे से बनता है. 11 के लिए अब हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर. सो 3 जो इससे लेस होगा. ठीक है, ये आ गया 9 आपका. अब आप 56 उतार सकते हैं, या आपको 3 ऐड करना पड़ता है, पता होगा आपको. अब हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो. अगेन ठीक है, 4 ले लेते हैं, 4 यहाँ पे भी लेंगे. 4 को 64 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 256. इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है. इसका मतलब पॉइंट लगा था तो 3.4 का स्क्वायर है. सो हाइपोटेन्यूज आपको क्या मिल गई 3.4. पुट इट हियर. ठीक है, नाउ डेसिमल रिमूव कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए 17/8. सो विच ऑप्शन इज राइट, ए इज द राइट ऑप्शन.
ओके। सो क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन बहुत बेसिक मेथड पे बेस्ड था, बस आपको पीजीटी निकालनी थी, स्क्वायर रूट निकालना था, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, अदरवाइज कुछ टाइम टेकिंग नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइनल आंसर चेक कर ले। सो फाइनल आंसर देखिए, फर्स्ट का डी है, करेक्ट है, 2 का डी करेक्ट, 3 का सी, ओके फाइन, फोर्थ का डी है, फिफ्थ का हमारा ए ऑप्शन राइट है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस स्टडी स्टूडेंट्स। सो दिस इज केस स्टडी 4। नाउ सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सर्किल से रिलेटेड हो सकता है, बट साथ ही साथ हम ग्राफ भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेसिंग ऑफ अ क्लॉक, हमें क्लॉक को ट्रेस करना है। राउंड क्लॉक इज ट्रेस्ड ऑन अ ग्राफ पेपर एज शोन, ये आपकी क्लॉक को आपको ट्रेस किया जा रहा है ग्राफ पेपर पे। द बाउंड्री इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4/3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाउंड्री है क्लॉक की वो इंटरसेक्ट करती है एक्सिस को, यानी एक्सिस कौन सी होती है, वाई और एक्स दोनों ही एक्सिस है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, 4/3 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ओरिजिन आपका ये है स्टूडेंट्स 0 0। ठीक है, सो इससे 4/3, अब रेडियस चाहे इधर ले लें हम चाहे इधर ले लें बराबर ही होता है, तो रेडियस आपको दिया गया है, ये रेडियस ही तो हुआ, एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सर्किल का रेडियस हुआ, क्या दिया गया, सर्किल का रेडियस 4/3। ओके, अब इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। सो ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट देख लेते हैं, सर्किल इंटरसेक्ट द पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्सिस को सर्किल कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी बेसिक जो सर्किल के बारे में जो हम लोगों ने एक्सिस के बारे में पढ़ रखा है उसे रिवाइज कर लें। आपको पता है जब भी कोई चीज़ कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी तो इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम सबसे पहले ही उसको कट कर दें, बिकॉज क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है वाई एक्सिस पे कट कर रही है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट में एक्स नहीं आ सकता, वाई ही आएगा खाली। इन दोनों में से अब हमारा कोई सही होगा। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया था, अगर आप पीछे देखें क्वेश्चन में बताया गया था कि दोनों ही तरफ से वाई को भी वो 4/3 पे कट करेगी, एक्स को भी 4/3 पे कट करेगी, तो इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट हमारे पास अवेलेबल है क्या, 4/3। सो x हो नहीं सकता, x 0 होगा और y 4/3 होगा, तो इसका मतलब दिस इज द फाइनल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सर्किल का सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों एक्सिस का उसका मिड पॉइंट, या वाई एक्सिस का दूसरे एक्सिस से जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसका मिड पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं, लेट मी कलर चेंज द कलर, ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई एक्सिस से जहाँ पे सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट जो कहने का है, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस देखें तो एक्स एक्सिस को सर्किल यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मिड पॉइंट क्या हुआ, ये सेंटर ही तो हुआ, जिसे हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिकॉज बराबर सर्किल क्या होता है, हर तरफ से बराबर होता है, उसके रेडियस बराबर होते हैं, तो ये क्या हुआ, मिड पॉइंट ही सर्किल का सेंटर हुआ। वाई एक्सिस सर्किल को यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, और ओरिजिन क्या है, इसका सेंटर ही तो हुआ। ठीक है, ये सेंटर ही तो है, सर्किल का सेंटर वाई एक्सिस के जहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है वाई को सर्किल, उसका मिड पॉइंट ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो x के लिए भी सही था मेरा, y के लिए भी सही था, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन जिसमें कह रहा है दोनों ही सही है। ओके, आई होप क्लियर है। आप नहीं क्लियर है तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिए कि मैंने क्या समझाया। थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सर्किल, क्वेश्चन कह रहा है सर्किल का रेडियस निकालिए, तो सर्किल का रेडियस क्या है, 4/3 यूनिट्स, ये बहुत क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एरिया निकालिए सर्किल का, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, πr²। ठीक है, पाई की देखिए कहीं भी वैल्यू नहीं रखी गई है, ठीक, और लेकिन यहाँ π² दिया है, तो भाई π² तो कभी सर्किल में नहीं होता एरिया में, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब बचा हुआ चेक कर लेते हैं, पाई रेडियस है 4/3 का स्क्वायर,
ओके क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9 पाई, दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट चेक कर लें, इफ 1√7/3 इज वन ऑफ द एंड ऑफ अ डायमीटर देन इट्स अदर एंड इज। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक एंड डायमीटर का, सर्किल का कोई भी डायमीटर ले लिया, उसका एक एंड आपको पता है, बीच में आपको पता है सेंटर होगा सर्किल का जो कि 0 0 से दिया गया है, ठीक। फिर कह रहा है कि अदर एंड क्या होगा, तो ये 0 0 क्या था स्टूडेंट, मिड पॉइंट ही तो था, ठीक है। चलिए फिगर से समझते हैं कि देखिए ये आपका सर्कल है, मैं रिमूव सारा इंक पार्ट इरेज कर दे, ठीक। अभी आपका क्लियर है, अब समझिए क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर, चलिए मान लेते हैं ये हमारी डायमीटर है सर्कल की, ठीक, ये डायमीटर है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट था, 1√7/3, कोऑर्डिनेट है 1√7/3, ये आपका कोऑर्डिनेट है एक एंड का। क्वेश्चन कह रहा है इस एंड के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करो, ठीक। अब बीच में क्या लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है, जो इस डायमीटर का क्या होगा, हाफ होगा, और डिनोट हमें किससे पता है, पहले ही पता है 0 0 से डिनोट कर रहा है, ठीक। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करके सर्किल के अदर एंड डायमीटर का निकालेंगे, ठीक। अब आपको एक एंड पता है, ये वाला नहीं पता, इसको आप क्या मान लेंगे, x और y, क्लियर है। x देखिए, x1 + x2 क्या हो जाएगा, x + 1/2, बिकॉज ये x1 हो गया, ये x2 आपका 1 है अपॉन 2, ठीक है। इसी तरीके से y1 क्या है, y2 क्या है, √7/3/2, ठीक। और मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ये है जो कि किससे दिया गया है, आपको 0 0 से दिया गया है, ठीक। अब हम क्या कर दें, कोऑर्डिनेट्स जो x के हैं उन्हें इक्वेट कर दें, y को इक्वेट कर दें। जब आप x के कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे तो यहाँ से x आपको क्या मिला, -1, कैसे मिला भाई, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 को आप इस साइड ले जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y आपको क्या मिलेगा जब आप इक्वेट करोगे, -√7/3, ठीक है। सो यहाँ से हमें x और y के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्या मिले, -1 -√7/3। ये मैं आपको डायरेक्ट भी ऑप्शन बता सकती थी, मैं आपसे डायरेक्ट कहती डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बट आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि जब आपको पता है सेंटर 0 है, ठीक, तो इन दोनों को प्लस करने पे, 1 - 1 को प्लस करने पे ही तो 0 आएगा, √7/3 में -√7/3 ही प्लस करने पे तो 0 आएगा, तभी तो हमारा मिड पॉइंट 0 होगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये आपको अब समझ में आएगा जब मैंने आपको मिड पॉइंट से निकाल के बता दिया, ठीक। तो दोनों ही तरीके, डायरेक्ट टाइम सेव करना है तो आप थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 0 0 आएगा, बिकॉज सेंटर हमें पहले से पता है कि 0 0 ही होगा, ठीक है। अदरवाइज आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके भी अपने कोऑर्डिनेट या अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं फाइनल ऑप्शंस। सो फाइनल ऑप्शन आपका फर्स्ट का सी है, 2 का सी है, 3 का आपका ए है, 4th का ऑप्शन नंबर बी है, 5th का ऑप्शन नंबर डी है। इज इट क्लियर? Okay, let's move to next question, students. Next is case study 5. Okay, Republic Day Parade Program. So this is about the Republic Day Parade Program. In order to facilitate a smooth passage of the parade, movement of traffic on certain roads leading to the route of the parade and tableaux always restricted. ठीक है, जिस दिन भी परेड निकलती है आपको पता ही होगा कि रूट्स ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ रूट्स चेंज कर दिए जाते हैं ताकि ट्रैफिक ना हो। टू अवॉइड द ट्रैफिक ऑन द कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर रूट प्लान, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रूट प्लान किया दिल्ली पुलिस ने, जो कि आपको इस फिगर में गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका रेक्टेंगुलर रूट है, परेड अगर यहाँ होनी है तो ये सारे एरियाज आपके रेस्ट्रिक्टेड हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ये पुलिस लगी हुई है ABCD, और ये आपके बीच में जितने भी मिड पॉइंट्स हैं इन सब पे आपकी पुलिस तैनात है, ठीक है। ये जोन्स आपके रेस्ट्रिक्टेड है, आपको ये ऐसे एक ट्रायंगुलर रूट दे दिया गया है, बस इसी रूट से आपको ट्रैवल करना है, ठीक। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपने फिगर को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक। कोऑर्डिनेट निकालिए क्यू का। अगर हम अपने फिगर पे देखें तो दिस इज बी, दिस इज सी, और क्यू इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, अब क्यू बी और सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। सो x1 क्या है -2, x2 क्या है 6, सो -2 प्लस 6/2, y1 प्लस y2/2, तो y1 क्या है 4, y2 क्या है 4, दैट मीन्स 4 प्लस 4/2। क्या कोऑर्डिनेट आया स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट आया आपका, यहाँ से आया 4/2, दैट मीन्स 2, यहाँ से आया 8/2, इसमें मतलब 4। सो आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन होगा, ठीक है, बिकॉज मिड पॉइंट बता दिया गया था कि हमें ये मिड पॉइंट है। नेक्स्ट कह रहा है क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, क्या ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या रोम्बस है, ठीक। अब ट्रेपेजियम तो नहीं दिख रहा है हमें साफ साफ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं, पैरेलल साइड भी अनइक्वल लेंथ की होती है, तो ट्रेपेजियम तो आप देख के कह सकते हो नो दिस इज नॉट ट्रेपेजियम। इन तीनों में निकालना आपको पड़ेगा, ठीक है। रेक्टेंगल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम ये तब तक श्योर नहीं हो सकते जब तक हमें डायमेंशंस नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके सारे साइड्स की डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बैक टू फिगर, दिस इज द फिगर, PQRS क्या है, देखिए P, यहाँ पे ये A लिखा हुआ है स्टूडेंट, दिस इज Q, ओके, ये आप समझ लीजिए, ये आपका PQR और ये आपका S हो गया, ठीक है। इस फिगर की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं RS वाले के डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला आई होप आपको आता हो। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, आप खुद से निकालो, बिकॉज ये तो हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं ना, आपने चैप्टर तो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो आपको सब कुछ आता होगा, बस आपकी ये प्रैक्टिस के लिए है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो, मैं निकाल रही हूँ अपना, आप भी साथ में निकालो, ओके। अब हम क्या करें, y के कोऑर्डिनेट देखें तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, सो 9 प्लस 16 25, आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5, ओके। यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखिए 2 और 4 हमने पहले से निकाल रखा है, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। जल्दी से डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, ये भी क्या आ गया 5 आ गया। अब आ जाते हैं PQ पे, अगेन -2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये भी क्या आ गया 5 आ गया। ये वाला भी चेक कर लीजिए, 2 माइनस 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -2 माइनस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी क्या आ गया 5। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि दिस ऑल साइड्स आर 5। तो अगर ये सारी साइड्स आपकी 5 हैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये आपका है रोम्बस। क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो नहीं, स्क्वायर कैसा होता है, हमेशा बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। सो ये आपका टेढ़ा स्क्वायर है, दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका रोम्बस है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सारे क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बना उसकी लेंथ ऑफ साइड क्या है, तो 5 यूनिट्स ईच, सबकी 5 यूनिट आंसर आया, अभी हमने निकाला। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रूट PQRS। अब लेंथ क्या होगी पूरे रूट की, चारों साइड्स 5 है, तो 5 को क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आएगा 20 यूनिट्स, ये लेंथ हो गई रूट की। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रूट ABCD। ABCD के रूट की लेंथ क्या होगी, तो बैक टू फिगर, ABCD आपका ये है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आपको रूट समझ में आए, ओके। सो ये आपका 2 4 था, बस इसको याद रख लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, ABCD के बारे में निकालना है कि इसकी लेंथ क्या है रूट की, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सो A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, -2 प्लस -2 ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2 माइनस 4 हो जाएगा -6 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, ये वाली जो साइड है AB ये आपकी आ गई 6। अब आप आ जाइए BC पे, सो 6 माइनस -2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है,
और ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाली साइड आपकी क्या आ गई 8। नाउ सिंस दिस इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये वाली 6 होगी, ये वाली 8 होगी। ओके, ऐड कर लीजिए, क्या हुआ 8 2 16, 6 2 12, 12 प्लस 16 क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 ऐड करिए, क्या आंसर आया 28। विच ऑप्शन इज राइट, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो क्या यूज़ करना था हमें यहाँ पे, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ हुआ हमारा और हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ हुआ, ठीक है। बाकी आपको रोम्बस बताने के लिए कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल था, इसके लिए हमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से मिली। ओके, फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का ए है, सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी है, थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी, ऑल आर राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस स्टडी। So this is case study 6. Now it's a spinning wheel. I hope ये गेम तो सबने खेला होगा, मोबाइल में ही खेला होगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट खोलो, फ्लिपकार्ट पे ही मिल जाता है ये वाला गेम, ठीक है, बट आपको कॉइन से स्पिन करने पड़ते हैं ना। स्पिनिंग व्हील देखते हैं क्या है। इन अ टॉय शॉप देयर इज अ स्पिनिंग व्हील फॉर देयर कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स के लिए स्पिनिंग व्हील रखी गई है। द स्पिनिंग व्हील हैज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइजेस आज शोन इन द फिगर। तो ये आपका जो एरो है, इसे एरो ही कहेंगे। ये एरो जहाँ पे पॉइंट करेगा, जिस भी कस्टमर ने व्हील स्पिन किया है, ये एरो जहाँ पे आके रुकेगा उसे वो प्राइस मिलेगा। अ कस्टमर कैन ओनली स्पिन द व्हील आफ्टर बाइंग समथिंग। और स्पिन करने के लिए आपको सबसे पहले उस शॉप से कुछ ना कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, if Mr. Sharma spins the wheel, then the probability that he gets 100% discount is। क्या probability है कि मिस्टर शर्मा को 100% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो स्पिन करते हैं व्हील को। तो क्या यहाँ पे कहीं 100% का ऑप्शन है, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कैसा इवेंट हुआ स्टूडेंट्स, ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, ठीक है। जैसे कि समझिए इम्पॉसिबल इवेंट कब कहेंगे, जैसे मैं कहूँ रात के टाइम पे सूरज देखा। सो रात के टाइम पे क्या हम सन को देख सकते हैं, नहीं। सन नेवर राइजेज इन द नाइट, इट राइजेज इन मॉर्निंग, ठीक है। सो ये मेरी बात एक क्या है, ये एक नामुमकिन है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इज इट क्लियर। सो ये आपका क्या हो गया आंसर यहाँ पे 0, बिकॉज 100% डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है, तो वो कैसे स्पिन करने पे 100% डिस्काउंट पा सकते हैं। दिस इज अ 0 केस प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अनीता स्पिन्स द व्हील देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो प्राइज। ठीक, अगर अनीता व्हील को स्पिन करती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे कोई प्राइज ना मिले। तो बैक टू स्पिन व्हील, ठीक है। कितने नो प्राइज के ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, देन ये और ये। सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, 4 फेवरेबल आउटकम्स फॉर नो प्राइज। एंड हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर। सो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 5 नीचे, टोटल आउटकम्स आपके 10 हैं, जिसमें से नो प्राइस के आउटकम्स 4 हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/10 डिवाइड कर लीजिए, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशु स्पिन्स द व्हील, द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील स्टॉप्स एट सॉसर बॉल। ठीक है, बैक टू फिगर। ठीक, सॉसर बॉल के कितने ऑप्शन है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। सॉसर बॉल का एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, एनी अदर ऑप्शन नो। सो 2 cases are for saucer ball, favorable cases, and total cases are 10. So what is the probability of winning saucer ball? It is 2/10. डिवाइड कर लीजिए, क्या आंसर आया 1/5, बी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट वन कस्टमर विन्स 15% डिस्काउंट। ठीक है, 15% डिस्काउंट मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या 15% डिस्काउंट है हमारे पास, यस 15% डिस्काउंट है। एक आपके पास ये ऑप्शन है, एक आपके पास ये ऑप्शन है। सो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए 15% के, 2 आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल केसेस, 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 15% डिस्काउंट इज 2/10, डिवाइड कर लीजिए 1/5 ऑप्शन। ओके, लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्पिनिंग व्हील, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फ्री स्पिन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फ्री स्पिन विन करने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो क्या फ्री स्पिन का ऑप्शन है, यस एक ऑप्शन है। सो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। ठीक है, देख लेते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन के। सो फाइनल ऑप्शन इज फर्स्ट का ए, सेकेंड का डी, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी एंड फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑल आर करेक्ट ऑप्शन।
Case study 7. Okay, this is a pendulum clock based question. Kritika bought a pendulum clock for her living room. The clock contains a simple pendulum of length 15 सेंटीमीटर. कृतिका ने एक pendulum clock खरीदी अपने लिविंग रूम में डेकोरेट करने के लिए. क्लॉक की जो लेंथ है, pendulum की जो लेंथ है क्लॉक में, वो 15 सेंटीमीटर है. ओके, द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. यानी कि जो आर हैंड है इसकी आपकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, जो मिनट हैंड है इसकी आपकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है. ठीक है, और पेंडुलम आपका कितना लंबा है? पेंडुलम आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर. क्लियर? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. सो दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स. क्वेश्चन कह रहा है 10 मिनट्स में स्वेप्ट जो एरिया है मिनट हैंड ने कितने बनाए. ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर एरिया जो बनाया है मिनट हैंड ने वो कितना बनाया. ठीक, अब देखिए मिनट हैंड जब मूव करेगा तो एरिया बनाने के लिए वो कैसे मूव करेगा. मिनट हैंड तो एक जगह फिक्स होता है. ठीक है, लाइक ये मिनट हैंड है, ये तो यहाँ से फिक्स है. अगर ये 10 मिनट्स मूव भी कर रहा है, मान लीजिए 10 मिनट बाद यहाँ आया, तो ये तो यहीं पे रहेगा. इसका मतलब ये एंगल बनाएगा. ठीक, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता स्टूडेंट तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते सेक्टर. इज इट क्लियर? हम इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं. ठीक, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन मिनट हैंड की बात करेगा, तो जब मिनट हैंड की बात करेगा तो जब हम मिनट वाला रेडियस लेंगे, जब आर हैंड की बात करेगा तो हम आर वाला रेडियस लेंगे, यानी कि उसकी लेंथ लेंगे. इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन और आता है कि थीटा कहाँ से आएगा. ठीक है, तो थीटा के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में या 5 मिनट में या 10 मिनट्स में कितने डिग्री एंगल कवर हो रहा है. ओके, देखिए अगर हम क्लॉक की बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये क्लॉक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एंड लाइक दिस ऑल. ठीक, सो जितना एक मिनट हैंड 12 से 1 ले आने में टाइम लेगा, 5 मिनट में जो टाइम लेगा, ठीक, जो एंगल मिनट हैंड 5 मिनट में बनाएगा वही आर हैंड कितने घंटे में बनाएगा? 1 आवर में बनाएगा. ठीक, अगर कोई 12 से 1 बजा तो आर हैंड ने इतनी ही डिग्री का एंगल बनाया जितना कि मिनट हैंड 5 मिनट में बना रहा है. इज इट क्लियर और नॉट? सो हम क्या करें, मिनट हैंड से नहीं, हम आर हैंड से निकालेंगे. ठीक, कि अगर टोटल हमारी क्लॉक में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स को कंप्लीट करने का मतलब एक सर्किल कंप्लीट करना. दैट मीन्स कि 12 आवर में आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा. तो 12 आवर कंप्लीट करने में कितने डिग्री लगते हैं? 360 डिग्री. सो 1 आवर में कितने डिग्री लगेंगे स्टूडेंट्स? 1 आवर में लगेंगे आपके 360 डिवाइडेड बाई 12. ठीक, कितना हो गया ये? 30 डिग्री. ठीक, मैंने क्या बोला, जितना 1 घंटे में लगता है उतना ही 5 मिनट में लगेगा. तो 5 मिनट में कितना लगा? 30 डिग्री. 10 मिनट में कितना लगेगा? अगर 5 मिनट में 30 डिग्री लग रहा है तो इसका मतलब 10 मिनट्स में आपके जो एरिया के लिए डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी? 60 डिग्री बनेगी. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ यूज़ दिस फॉर्मूला. लेट मी चेंज द कलर. पुट कर देते हैं वैल्यूज़. थीटा क्या मिल गया आपको? थीटा मिल गया 60 डिग्री. ओके, नीचे आपका होगा 360 डिग्री. पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7. आर कितना था? मिनट हैंड के लिए आपका रेडियस क्या होगा? 9 सेंटीमीटर. सो 9 मल्टीप्लाई 9. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ये क्या आएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पे. डिवाइडेड 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. अगेन डिवाइडेड, दिस विल बी 11. क्या बचा आपके पास? ऊपर आपके पास डिनोमिनेटर में तो आपके पास 7 है, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 27 को प्लस कर दीजिए. 27 में क्या आंसर आएगा? 297. ओके, अब आप इसको डिवाइड करिए. क्या आंसर आता है? 7 4 ज़ा 28, 17 बचा. इसका मतलब आपके पास 7 2 ज़ा 14, यानी कि 42 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल है. इज इट क्लियर? डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेंडुलम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर एंड 1 कंप्लीट ऑसिलेशन. एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है? आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है. 1 ऑसिलेशन क्या होता है? जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से यहाँ जाएगा, अगेन बैक टू यहाँ आएगा, फिर इस मीन पोजीशन पे पॉइंट बी तक जाएगा और अगेन. तो ये जो पूरा प्रोसेस, इसे हम 1 ऑसिलेशन कहते हैं.
इस एक ऑसिलेशन में 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पेंडुलम एट द सेंटर। ठीक, अब अगर हम इसे पूरा सर्किल समझ ले स्टूडेंट्स, मान लीजिए ऐसे डॉट 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 बना लीजिए, इसे पूरा सर्किल समझ ले, तो ये जो हुआ ये कितना हुआ, ये सेक्टर हुआ, इसका मतलब ये इस सेक्टर की क्या है 22 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है। इज इट क्लियर? लेकिन कितनी बार कवर किया, अगर एक ऑसिलेशन कर रहा है तो पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, यानी कि 2 बार कवर किया। तो ये 2 बार की डिस्टेंस थी, 2 बार की लेंथ है आर्क की। तो एक बार की लेंथ के लिए हम क्या करें, इसे 2 से डिवाइड कर दें। इसका मतलब हमारे पास एक बार में अगर सिर्फ हम सिंगल टाइम ऐसे चले जाएं 1 राउंड तो 11 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो ये आपको क्या दी गई, आपको लेंथ दी गई। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाइड 2πr, यही होता है लेंथ का फॉर्मूला। जस्ट अ सेकेंड, 2πr। ओके, नाउ लेंथ आपको अवेलेबल है, कैलकुलेट किया। थीटा मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो थीटा है, सो θ/360। ठीक है, अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या हो जाएगा, अभी आपको पेंडुलम की लेंथ बताई गई थी कितनी है 15, सो आर कितना हो गया 15। सो यहाँ पे पुट कर दीजिए 15। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, थीटा निकाल लीजिए यहाँ से सॉल्व करके। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा आपका आएगा 42 डिग्री। ठीक, कैसे आएगा वो आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और उसके बाद कैलकुलेट करिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर एंड इन 10 मिनट। 10 मिनट्स में कितना एंगल आवर एंड लेगा। देखिए 1 घंटे में कितना ले रहा था स्टूडेंट्स 30 डिग्री, तो 10 मिनट्स में आवर एंड कितना लेगा। ठीक, 10 मिनट्स में आवर एंड कितना चलेगा आपको पता है? नहीं, देखिए हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट्स। ठीक, तो 10 मिनट्स में कितने घंटे कवर हुए, 10 मिनट्स में कितने घंटे कवर हुए होंगे आप ही बताइए, 1/6 कवर हुए। ठीक है, 10 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/6 आर कवर हुआ। ओके, तो अगर 10 मिनट में 60 डिग्री, यहाँ से हमने क्या निकाला 10 मिनट में 60 डिग्री, तो 1/6 आर में कितना हो जाएगा 1/6 × 60। इसका मतलब क्या आंसर आया आपके पास 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि घड़ी में जो आवर वाली सुई है वो 10 मिनट में 10 डिग्री कंप्लीट करेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द आर एंड इन 1 आवर। अब निकालना है कि 1 घंटे में आवर एंड कितना कवर करेगा, तो 1 घंटे में डिग्री कितनी कवर करता है 30 डिग्री। अब आप यही फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया वाला क्या होता है 30 यानी कि θ/360 मल्टीप्लाई पाई यानी कि 22/7। ठीक है, आर एंड के लिए जो आपकी आर की थी क्या थी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 6। नाउ पुट दिस 6 हियर 2 टाइम्स बिकॉज आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 30/12। ओके, 30 आपका एक आर में 30 डिग्री कंप्लीट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 11। ठीक, तो क्या आंसर आया आपका 66/7 आंसर आया। नाउ डिवाइड दिस विल बी समथिंग 9 पॉइंट। ओके, सो ये ऑप्शन राइट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, एरिया स्वेप्ट बाय द आर एंड बिटवीन 11 AM एंड 5 PM। सो 11 AM से 5 PM के बीच में कितने आवर्स होते हैं, 11 AM से 5 PM के बीच में टोटल आपके पास 6 आवर्स होते हैं। 1 घंटे में जो एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, 1 घंटे में जो डिग्री कवर होती है वो है 30 डिग्री। सो 6 आवर्स में कितनी कवर होगी, 6 आवर्स में कवर हो जाएगी आपकी 6 × 30 यानी कि 180 डिग्री। ठीक, सो एक तो आपके पास ये तरीका है। अब आप यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए, डिग्री आपको पता है तो भी आपका आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि जब आपने 1 घंटे में कवर होने वाला एरिया ऑलरेडी निकाल रखा है, तो 6 घंटे में कवर होने वाले एरिया के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 9.428 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो समवट आंसर आपका ये आएगा। ठीक, सो एक ये भी तरीका है कि आपने डिग्री निकाल ली, अब आप एरिया को फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन कर लें। दूसरा ये भी तरीका है। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम सेव करना है, तो हम यही तरीके को इस्तेमाल करेंगे। 1 घंटे का पता है, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर ले। 1 घंटे का पता है तो 6 घंटे का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो ये आपका पूरा सोल्यूशन था। नाउ फाइनल आंसर्स चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट का बी, ओके, बी इज द राइट वन। सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी,
बी राइट है आपका। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, ओ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है थर्ड का। क्या गलत किया हम लोगों ने, चेक कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/6। एक आर में आपका, ओ सॉरी, देखिए एक आर में आपका 30 डिग्री है, राइट। सो एक आर में क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री, हमें गलत ले लिया, ठीक। सो 30 डिग्री डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 5 आंसर आएगा, ठीक है। सो इसको करेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने 60 ले लिया, 5 आपका आंसर है, ओके, 5 डिग्री। फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये होती है कैलकुलेशन मिस्टेक, जब जल्दी जल्दी करते हैं ना तो यही होता है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। आपको जल्दी नहीं करना है, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, सोच समझ के अच्छे से करिए। और आपके पास स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होगी, मेरे पास तो बस इतनी सी स्पेस है जिसमें मुझे करना है, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट केस स्टडी है ये आज के सेशन की। पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द अपोजिट एजेस ऑफ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट है, ए और बी इसके अपोजिट साइड पे पॉइंट है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, राम मेक्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए राम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है, ओके। जिसकी डिस्टेंस क्या है, देखिए, यूजिंग रोप कनेक्टिंग बी विद अनदर पॉइंट सी, बी से उसने एक सी पे अनदर पॉइंट एक रस्सी बांधी 40 मीटर की, सी से वो डी तक लाया 40 मीटर, डी से वो अगेन ए तक लाया 30 मीटर। सो इस तरीके से उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक। अब बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, इतनी ही आपको डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या करना है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस आंसर करने इस डेटा पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे एसी को कैलकुलेट करने के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, पाइथागोरस, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको निकालना है एसी का डिस्टेंस, ठीक है। सो अब बैक टू फिगर, एसी क्या है, एसी आपका ये है, दैट मीन्स ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हाइपोटेन्यूज, ओके। बेस परपेंडिकुलर, बेस को छोटा वाला मान लेते हैं, परपेंडिकुलर बड़ा वाला मान लेते हैं। अब क्या हाइपोटेन्यूज नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, आराम से आ सकती है। कैलकुलेट करिए, लेकिन बस ध्यान रखिएगा जब आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी एसी की आएगी, जिसमें से आपको 40 दिया है, जिसका अभी कोई काम नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में, ठीक। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, जो हो जाएगा 900। ये आपका है परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका 1600। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 2500, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गई आपकी 50, ओके। सो ये आपका आया 50, चेक कर लीजिए, ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, वो तीन जो कि मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, यानी कि इनमें से जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले लें तो इनमें से कोई एक हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। सो ये हाइपोटेन्यूज होगी, ओके। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब आपको इस थ्योरम में, दिस इज द थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, इसमें आपको वैल्यू रखनी है और चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है सो वो ऑप्शन आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। सो मुझे याद है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पहले से ही, सो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप इसे खुद से चेक कर लीजिएगा। ये भी आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है, दिस इज ऑल्सो अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, दिस इज ऑल्सो अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, दिस इज नॉट, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 29 से, विच इज़ नॉट प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई नो, आई हैव लर्न पाइथागोरन ट्रिपलेट, मुझे याद है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको रिमूव कर लेंथ ऑफ ए बी, ओके। बैक टू फिगर, ए बी कहाँ है आपका, ए बी आपका ये है, ठीक है। टोटल अभी हमने कैलकुलेट किया था, ए सी कितना आया था 15, तो ए बी कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 40 कर देंगे, क्या आंसर आया 10 मीटर। इज 10 मीटर अवेलेबल, नो इट्स नॉट अवेलेबल, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ओके। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज, कितनी रस्सी का इस्तेमाल हुआ। अगेन बैक टू फिगर, रस्सी कहाँ से कहाँ तक की थी, ये आपकी बी से सी तक 40 मीटर, देन सी टू डी कितना हो गया टोटल 80, फिर आपकी यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, टोटल कितना हो गया 80 + 30 110। इज 110 अवेलेबल, नो, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो फाइनल ऑप्शन चेक कर लें, फर्स्ट का सी है, सेकेंड का ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके 8 केस स्टडीज लास्ट 4 चैप्टर पे बेस्ड, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है।
और जो मैंने आपको स्क्वायर वाली ट्रिक बताई थी, अगर आप उसे जानने में इंटरेस्टेड है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे भी मैं स्क्वायर सिखाऊंगी, जहाँ पे भी मैं स्क्वायर करूँगी, मैं आपको इस ट्रिक के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँगी, ओके। अदरवाइज़ कहीं पे भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में मुझे बताइए। हाँ, और भी जो भी आपके पास बुक्स हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब तो टर्म 1 आने ही वाला है आपका कुछ टाइम में, तो प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करिए, खरीदिए बुक आप, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये केस स्टडी आपके लिए नया टॉपिक है, ठीक। नया इसमें कुछ नहीं करना है हमें, वही मैथ्स के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे इंग्लिश जैसा कुछ करना है। इट्स नॉट एन एक्सट्रैक्ट, ये कोई कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा केस स्टडी करनी है, यानी कि कुछ जो केसेस दिए होंगे उन्हें थोड़ा सा समझना है कि किस चैप्टर से है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ये समझ में आ गया, देन क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। मैं कहूँगी आपका सेक्शन बी या सेक्शन ए जो आएगा उससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आपके केस स्टडी में होंगे, अगर आप चैप्टर समझ में आ गया कि हाँ इस चैप्टर का है, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। तो प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन कहीं और से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसे भी सॉल्व करके बताऊंगी, ओके। सो आई होप you enjoyed this session, you like it. If you like it, please subscribe our channel and hit the bell icon to receive the latest updates related to videos on time, okay. Thank you and have a nice day.